Good morning, dear students. In today's lecture, we are going to discuss about animal breeding. Dear students, last lecture में हमने देखा था about animal husbandry, how we can manage our animal farms, particularly for dairies, poultry, fisheries, और दोनों इन सभी में ही कंसेप्ट जो था, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा रहा, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल जितने भी ब्रीड हो रहे हैं उसका तो हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर ही सकते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू द increasing demand of the population, we have to develop new breeds which are much more superior than their previous ones, which are much more superior than their natural breeds. And obviously, for getting this target to be achieved, we have to go through some breeding programs. और ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम हो रहे हैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, हाउ वी कैन डेवलप अ न्यू ब्रीड, ओके, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रीड? A breed is a group of organisms related by descent and similar general appearance, features, size, etc. So breed और कुछ नहीं है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है which are obviously from the same species but having some differences, लेकिन बाकी उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जनरल अपीयरेंस वगैरह है, फीचर्स है, साइज है, वो सब कुछ उनका सेम रहने वाला है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम स्पीसीज. नाउ व्हाट इज ब्रीडिंग? ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक दैट ऑर्गेनिजम्स मोर यूजफुल टू ह्यूमंस. तो पहले से नेचुरली जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जीनोटाइप उसके चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टू चेंज द जीनोटाइप्स, फेनोटाइप्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड. फेनोटाइप्स का मतलब होता है उसके ट्रेट्स. तो उसी तरह से हम ऑर्गेनिज्म का इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं सो दैट दिस एनिमल्स कैन बिकम मोर एंड मोर यूजफुल टू द ह्यूमंस. जैसे कि एक एग्जांपल है, दैट इज जर्सी. के जर्सी काउ के बारे में हमने बहुत सुना है, इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड है ये, दिस इज द जर्सी काउ. फिर लेगहॉर्न, ओके, विच इज इम्प्रूव्ड चिकन ब्रीड, ओके, तो ये लेगहॉर्न है. Now what is the aim of the breeding program? So animal breeding, क्योंकि plant breeding भी आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन animal breeding का मेजर ऑब्जेक्टिव या एम क्या है? So to increase and improve the yield and desirable qualities of animals. Increasing and improving yield मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना, एंड डिजायरेबल क्वालिटीज. अगेन देखिए यहाँ पे वही दो वर्ड्स आ रहे हैं, दैट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनहांसमेंट. तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे चैप्टर का. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ब्रीडिंग, डियर स्टूडेंट्स? सो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ द ब्रीडिंग. एक होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा जो है दैट इज आउट ब्रीडिंग. नाउ व्हाट इज इनब्रीडिंग? Inbreeding is the mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations. Okay? इनब्रीडिंग का मतलब समझिए, ये नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग इन दोनों के बारे में और उनके सब टाइप्स के बारे में. सो इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड. ब्रीड, अब देखिए यहाँ पे ब्रीड सेम है, इसका मतलब स्पीसीज तो ऑब्वियस ही है कि सेम ही होगा. ओके, एक ही स्पीसीज, एक ही, उसमें भी एक ही ब्रीड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, उनके बीच में मैटिंग करवाना, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग करवाना फॉर 4 to 6 जनरेशन. 4 to 6 जनरेशन तक इनके बीच में हम मैटिंग करवाते हैं. दैट इज इनब्रीडिंग. Now what is the strategy of the inbreeding program? So क्या करना पड़ेगा? Identify and mate superior males and females of the same breed. आपको क्या करना है? एक breed select करना है एनिमल का और उस breed में जो superior male और female है उसको identify करें. Now what can be the superior male and female?
कौन हो सकता है ये? तो ब्रीड जो है आपने सेलेक्ट की है, उस ब्रीड में जिस भी ऑर्गेनिज्म के, पर्टिकुलरली जिस एनिमल के इंडिविजुअली अगर आप चेक करने जाए, तो इफ दे आर लुकिंग मच मोर बेटर, ओके, तो फिर आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर इन विच कॉन्टेक्स्ट? तो डिजीज फ्री है, हेल्थ अच्छी है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो होंगे उसको हम कहेंगे सुपीरियर। ब्रीड आपने जो सिलेक्ट किया उसमें भी बेस्ट, आपने एक एनिमल का ब्रीड सिलेक्ट किया, ऑब्वियसली वो कुछ रीजन में बेस्ट है, तो इसीलिए आपने उस ब्रीड को सिलेक्ट किया आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। अब उस ब्रीड में जितने भी एनिमल्स है उसमें भी दी बेस्ट जो है, उस एनिमल्स को, उस मेल और फीमेल को हम यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। Evaluate the progeny obtained and identify superior males and females among them for further mating। तो आपने सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया, उनके बीच में ब्रीडिंग करवाया, ब्रीडिंग करने के बाद उनके जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई, ओके, नेक्स्ट जनरेशन, ओके, उसमें से भी आपको सुपीरियर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना है। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम द प्रोजनीज यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैटिंग ऑफ द सुपीरियर मेल एंड फीमेल। और फिर ये सुपीरियर मेल और फीमेल जो आपने अभी ऑब्टेन किए हैं बाय द फर्स्ट मैटिंग, उनके बीच में भी आप मैटिंग करवाएंगे। तो ऐसा कितने जनरेशन तक करना है? 4 to 6 जनरेशन तक हमें ये रिपीट करते रहना है। ओके, दैट इज इन ब्रीडिंग। मतलब एक ही ब्रीड में हम बार बार एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल के बीच में हम मैटिंग करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन ब्रीडिंग। In cattle, a superior female, that is cow or buffalo, produces more milk per lactation। अब हम कौन सा फीमेल सिलेक्ट करेंगे? ऐसी काउ या बफेलो सिलेक्ट करेंगे कैटल्स में से that it is producing more milk per lactation। okay, एट अ टाइम वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी एक फीमेल काउ या बफेलो को हम सिलेक्ट करेंगे। सुपीरियर मेल क्या होगा? दैट इज द बुल which gives rise to the superior progeny, healthy। ओके, सो हेल्दी एक ऐसा बुल हम सिलेक्ट करेंगे विच इज गिविंग राइज टू द सुपीरियर प्रोजेनी। तो इस तरह से हम मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग करने से हमें एडवांटेज क्या मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स? सो इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी टू इवॉल्व प्योर लाइन वैरायटी। ओके, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने वाली, क्योंकि एक ही ब्रीड में बार बार आप मैटिंग करवा रहे हैं, तो एक ही तरह के जीन्स वहां पे एक्यूमुलेट होने वाले हैं, तो होमोजाइगस बनते जाएंगे ऑर्गेनिजम्स। और होमोजाइगस को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक्स की लैंग्वेज में? प्योर लाइन। याद करिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट, प्योर लाइन। इसको हम हाइब्रिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 to 6 जनरेशन तक एक ही ब्रीड के बीच में आपने, एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल के बीच में आपने मैटिंग करवाया है, तो एक ही तरह के जीन्स उसमें, मतलब अलील्स पर्टिकुलरली, वो डोमिनेट करने वाले हैं, एक्यूमुलेट होने वाले हैं। तो ये 4 to 6 जनरेशन के बाद ये आपका जो वैरायटी है ये प्योर लाइन वैरायटी बन जाएगा। तो एक तो आपको प्योर लाइन वैरायटी मिलते हैं। इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। ओके, तो हमें पता है कि रिसेसिव जीन्स हमने देखा था, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक रिसेसिव, चैप्टर 5 में हमने ये सब पढ़ा है। तो ये ह्यूमन में होता है, उसी तरह से एनिमल में भी हो सकता है। तो रिसेसिव जीन्स जो होते हैं, अब देखो हमें पता है कि रिसेसिव जीन्स अपने आप को मैनिफेस्ट कब करते हैं, या रिसेसिव अलील्स पर्टिकुलरली अपने आप को मैनिफेस्ट कब करते हैं? सो व्हेनेवर दिस रिसेसिव अलील्स आर इन पेयर, मतलब स्मॉल आर आर, स्मॉल टी टी, तब ये एक्सप्रेस होते हैं। तो जब हम होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें उसमें से प्योर लाइन वेराइटीज जब मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि जो रिसेसिव अगर डिजीज कॉज करने वाले हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट होते जाएंगे बाय सिलेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें हो रहा है। मतलब एक साइलेंट अगर कैरियर अगर कोई है वहां पे, याद करो रिसेसिव डिजीज में कैरियर कंडीशन होती है, तो कैरियर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस कैरियर को फिर आप ब्रीडिंग प्रोग्राम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तो मेंडल के क्रॉस के जैसे ही काम चल रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे टारगेटेड वे में कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज एक्चुअली इट इज द सेम थिंग व्हाट मेंडल हैज डन विद द पी प्लांट।
इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन्स, सुपीरियर मतलब जो अच्छे हैं ऐसे जीन्स का एक्यूमुलेशन होगा, मतलब डोमिनेंट जीन्स का एक्यूमुलेशन होगा, एंड एलिमिनेशन ऑफ द लेस डिजायरेबल जीन्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे जीन्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं या अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो अलील्स वगैरह एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को देख के आपको पता चलेगा कि इसमें से आपको कौन से सिलेक्ट करने, कौन से सिलेक्ट नहीं करने हैं। दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन, तो इनब्रीड पॉपुलेशन जो है जिसका आपने इनब्रीडिंग करवाया है उस पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग जीन्स अब उसके अंदर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन, बिकॉज ऑफ द इनब्रीडिंग प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल इनब्रीडिंग का आपको दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इनब्रीडिंग की एक लिमिटेशन भी है जिसको बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे ज्यादा अगर इस सेक्शन में से एग्जाम में कुछ पूछा गया है तो वो ये क्वेश्चन है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? सो डिप्रेशन हमें पता है कि डिप्रेशन में क्या होता है, पर्सन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी द सेंस के उसके हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट होना शुरू हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एनिमल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी डिप्रेशन की वजह से क्या होने वाला है कि प्रोडक्टिविटी उसकी कम होगी, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं, तो ये है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये मेंटल डिप्रेशन नहीं है, ये जेनेटिक्स का डिप्रेशन है। सो इट इज द डिप्रेशन ऑफ द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूड इनब्रीडिंग। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग जब हम कर रहे थे तो बेनिफिट तो हो ही रहे थे, लेकिन बोला गया 4 to 6 जनरेशन, फिर आप ऐसा लगे कि 4 to 6 जनरेशन के बाद हमें रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो यू कैन कैरी ऑन टू द n नंबर्स ऑफ द जनरेशन, तो ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एंड उसमें क्या होने वाला है, फर्टिलिटी इज गोइंग टू बी लॉस्ट। एनिमल जो है आपने सिलेक्ट किया हुआ उसकी फर्टिलिटी लॉस हो सकती है। ओके, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, व्हाट वी कैन डू एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग प्रोग्राम, तो उसका आंसर है आउटब्रीडिंग। ओके, इनब्रीडिंग का ही आंसर है आउटब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, मेट सिलेक्टेड एनिमल्स विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ओके, एक तो आपका आंसर है कि आप सिलेक्टेड एनिमल्स का अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ सेम ब्रीड का होना चाहिए, लेकिन एक फैमिली का नहीं होना चाहिए। ओके, ब्रीड एक होना चाहिए लेकिन एक फैमिली का नहीं होना चाहिए, उनके बीच में आप मैटिंग करवा सकते हैं, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन का एक एग्जांपल दिखाया, अब देखिए कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये देखिए हेट्रोजाइगस है कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है दैट इज ए कैपिटल। अब इन दोनों के बीच में अगर मैटिंग हुआ तो फिर हमें ये जो मिल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स वो क्या मिलेंगे, कैपिटल ए वाले 2 मिलेंगे और फिर कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 2 मिलेंगे। अब देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 2 के बीच में अगर आप इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, आप समझिए इस कंडीशन को, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए के बीच में जब आप मैटिंग करवा रहे हैं तो 2 आपको मिलेंगे कैपिटल ए, तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप कैपिटल ए स्मॉल ए वाले 2 जो मिल रहे हैं उनके बीच में आप इनब्रीडिंग करवा रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि 25% आपको स्मॉल ए वाले यहाँ पे 50% एग्जैक्टली यहाँ पे 25% पर्टिकुलरली आपको स्मॉल ए वाले ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। अब ये स्मॉल ए मतलब क्या है, रिसेसिव है, और रिसेसिव है तो इसका मतलब कि आप इसको सुपीरियर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसका आउटब्रीडिंग कर रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल ए वाले के साथ आउटब्रीडिंग करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो आपको जो प्रोजेनी मिलेंगे उसमें स्मॉल ए वाला एक भी नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको हेट्रोजाइगस मिल सकता है दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, और बाकी मिलेंगे कैपिटल ए, मतलब रिसेसिव ट्रेट वाला ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, दैट इज द बेनिफिट।
Now, what is outbreeding? So it is the breeding of the unrelated animals. जैसे inbreeding related animals के बीच में हो रहा था, तो यहाँ पे आप देखिए breeding, आप difference देख सकते हैं. Okay, यहाँ पे that is breeding or you can say mating between unrelated animals. उसके कुछ टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग क्या क्या है? तो 3 है. एक है आउट क्रॉसिंग. अब देखो इसको मिक्स मत कर देना. आउट क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ सब टाइप ऑफ द आउटब्रीडिंग. फिर दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग. ओके, ये टर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन बी अवेयर अबाउट दिस. और थर्ड जो है दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये आउटब्रीडिंग के कुछ वैरायटीज हैं, टाइप्स हैं. इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आउट क्रॉसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? सो इट इज द मैटिंग ऑफ द एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड. ब्रीड सेम है आउट क्रॉसिंग में, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशंस. तो एक ही ब्रीड के दो एनिमल्स के बीच में, मेल फीमेल के बीच में आप यहाँ पे मैटिंग करवा सकते हैं आउट क्रॉसिंग में, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में जो इनके एंसेस्टर्स हैं वो 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है. ये एंसेस्टर्स अलग हैं. मतलब दोनों के फैमिलीज अलग है. ब्रीड भले सेम है लेकिन दोनों के फैमिलीज अलग है. उनके बीच में अगर मैटिंग करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग. द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मैटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस. तो इसमें से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, ओके, उसको हम प्रोजनी मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आउट क्रॉस. इट इज कॉल्ड आउट क्रॉस. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द आउट क्रॉसिंग? So it is the best method for animals having low milk productivity, growth rate in beef, cattle, etc. तो अगर आप आउट क्रॉसिंग करवाते रहे हैं तो फिर जो कभी कभी ऐसा होता है कि लो मिल्क प्रोडक्टिविटी किसी एनिमल में मिल रही है, ग्रोथ रेट अगर किसी का कम है, तो अगर आप उसका आउट क्रॉसिंग करवा दीजिए तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस रहते हैं. इट हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ऑब्वियस है, क्योंकि ये आउटब्रीडिंग जो है, आउट क्रॉसिंग जो है वो आउटब्रीडिंग की एक वैरायटी है, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आउटब्रीडिंग ही करना पड़ता है, तो उसमें एक आउट क्रॉसिंग भी पॉसिबल हो सकता है. सो दिस इज आउट क्रॉसिंग. इट इज वेरी सिंपल. दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग. सो इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड are mated with the superior females of the another breed. यहाँ पे ब्रीड ही चेंज हो रहा है. आप देखो, आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम है, फैमिलीज अलग है. क्रॉस ब्रीडिंग में मेल फीमेल दोनों के ब्रीड ही अलग है. ओके, स्पीसीज सेम रहेगा लेकिन ब्रीड चेंज हो रहा है. सो डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड्स आर कंबाइंड. अब देखो, एक ब्रीड ऐसा है कि जिसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, दूसरा ब्रीड ऐसा है जिसका प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन क्वालिटी अच्छा है. अब अगर दोनों ब्रीड के बीच में आपने मैटिंग करवा दिया तो यू विल बी हैविंग सच टाइप ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी कि जिसमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और यू कैन से उसमें क्वालिटी भी अच्छी होगी. So the progeny hybrid animals may be used for commercial production of or may be subjected to inbreeding and selection to develop new stable superior breeds. Okay, so progeny hybrid animals may be used for what? Commercial production. तो आप क्रॉस ब्रीडिंग करके उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करवा सकते हैं, राइट? अगर उसमें से आपको जो हाइब्रिड प्रोजनी मिल रहे हैं उसका कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, या तो फिर इनको कॉन्स्टेंटली आप इन ब्रीडिंग करवाइए. फिर आप देखो बेनिफिट क्या हो रहा है. आपने दो अलग अलग ब्रीड सिलेक्ट किए. एक ब्रीड ऐसा था जिसमें मिल्क ज्यादा मिल रहा है, दूसरा ब्रीड ऐसा था जिसमें मिल्क की क्वालिटी अच्छी मिल रही है. दोनों के बीच में आपने मैटिंग करवाया. नाउ यू आर हैविंग अ हाइब्रिड जिसमें मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है. अब क्या करना है? उसको पकड़ के रखना है. मतलब अब आप क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करिए, अब आप उसको इन ब्रीडिंग में ले जाइए. मतलब कॉन्स्टेंटली फिर वो सभी उसके ऑफस्प्रिंग ऐसे मिलते जाएंगे कि जिसका मिल्क क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही बेटर है. ओके, सो इन दैट यू आर रेजिंग द सुपीरियर ब्रीड. ओके, ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है. अब हमारे फार्मर्स वगैरह हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से यही काम कर रहे हैं. ओके,
फॉर एग्जाम्पल क्रॉस ब्रीडिंग के कुछ एग्जाम्पल है, हिजारडल करके एक शिप है विच इज डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी एव्स एंड मैरिनो रैम्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे हिजारडल ओके एक शिप है, इसको डेवलप किया गया है पंजाब में। ओके, तो किसके बीच में मैटिंग करवाया, तो बीकानेरी एव्स के बीच में और मैरिनो रैम्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा के ये प्रोड्यूस करवाया गया। तो मिल्क और वुलन दोनों मिल सकते हैं, ऐसा आपने एक शिप डेवलप किया है, राइट। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का एक एग्जांपल है, नीट में पूछा जाता है। थर्ड इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे तो स्पीसीज ही चेंज कर देनी है। पहले दो में क्या था, फर्स्ट आउट क्रॉसिंग, तो उसमें ब्रीड भी एक था, सिर्फ फैमिली अलग थे। दूसरा था क्रॉस ब्रीडिंग जिसमें ब्रीड चेंज किया, और अभी तीसरा जो है उसमें इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। सो इट इज द मैटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ओके, मेल एंड फीमेल जो है ऐसे दो अलग अलग स्पीसीज के, उनके बीच में हम यहाँ पे मैटिंग करवा रहे हैं। इन सम केसेस द प्रोजेनी may combine desirable features of both the parents and may be of the desirable economic value। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे हमें एग्जांपल मिल सकते हैं कि जिसमें प्रोजेनी जो मिलेगी उनके पास दोनों तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल म्यूल। ओके, तो म्यूल का जो प्रोडक्शन किया गया वो कैसे किया गया है, मेल एस एंड फीमेल हॉर्स, इनके बीच में मतलब डोंकी और हॉर्स के बीच में मैटिंग करवाया गया, जिसमें डोंकी मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को सिलेक्ट किया गया, और उसमें से जो म्यूल मिला आप देखिए वो दोनों के कैरेक्टर्स है उसके पास। ओके, हाइट एंड मसल स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। ओके, तो इस तरह से यू कैन से ब्रीडिंग हो सकता है। तो आउट ब्रीडिंग के ये तीन वेराइटीज आज हमने देखे हैं। सभी में जो एग्जांपल्स आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको भी आपको याद रखना है और सभी के डेफिनेशंस याद रखने हैं, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं डिटेलिंग, लेकिन मिक्सअप ना हो जाए उसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इस सेक्शन में से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। So dear students, in today's lecture I am ending with this notes. If you are having any doubts, any queries and questions, you can ask me. Fine. Till then, stay safe. Have a nice day. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, anytime you can call me.